हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि जियोग्राफी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें चैप्टर 10 यानी खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज को देखने वाले हैं। चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था इससे पहले। है जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक यानी जो खनिज संसाधन है या खनिज है, खनिज का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थों से होता है जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो। याद रखना, दोबारा से बताता हूँ कि खनिज से तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक पदार्थों से होता है जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। याद रखना, इनको खनन उत्खनन एवं प्रवेदन द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही इन सभी का आर्थिक महत्व भी बहुत होता है, याद रखना। और खनिज एक क्षयशील पदार्थ होते हैं। याद रखना, खनिज जो होता है एक क्षयशील संसाधन होता है, क्योंकि इसमें क्षय होता रहता है। ये जैसे पहले पूरी मात्रा में होगा तो आगे चल करके ये कम होता रहता है, ठीक है, याद रखना। और जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, यानी एक बार ये प्रयोग में हो जाते हैं तो फिर दोबारा इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, याद रखना। और भारत के संदर्भ में खनिजों की स्थिति संतोषप्रद है, यानी भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो संतोषजनक ही पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में नहीं है। याद रखना, जितने हमें कह सकते हैं जितनी आवश्यकता है तकरीबन उतनी समझ लो, मतलब काम चल जाता है, इतने संसाधन हैं। और हमारे देश में 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो हैं प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र है उसमें अधिकतर खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्य हैं। याद रखना, जो खनिज पाए जाते हैं वो भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। इन्हें खनिज राज्य भी कहा जाता है भारत के। और उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ में, यानी उत्तर भारत का जो विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं, यानी वो खनिज से विहीन है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है नवीन मृदा है वहाँ की, और खनिज वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर जिसकी भूमि का विकास प्राचीन हो, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन से या फिर किसी प्राकृतिक घटना से, अवशेषों के दबने से, यानी पुरानी वो भूमि हो, उस वजह से उस क्षेत्र में खनिज पाए जाएंगे। लेकिन ये जो जलोढ़ भूभाग है, मैदानी भाग है भारत का, ये नवीन मृदा है, याद रखना, नवीन भूभाग है ये। और भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान और अनियमित है। याद रखना, जो खनिज संसाधनों का वितरण है भारत में सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई खनिज पाया जाता है तो कहीं पर कोई खनिज पाया जाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि खनिजों की उपस्थिति कुछ विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संबंधित होती है, ठीक है, बता दिया था मैंने कैसे होती है। और भारत में अधिकांश कोयला जो है भारत में गोंडवाना, याद रखना, जो भारत में तकरीबन 98% कोयला जो भारत का पाया जाता है वो गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, ठीक है। और ये 98% के करीब पाया जाता है यहाँ पर। और इसमें भी सबसे अधिक पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। आगे जब चैप्टर 11 पढ़ूंगा मैं उसमें ऊर्जा संसाधनों के बारे में, तो उसमें बताऊंगा ये, क्योंकि कोयला जो है ऊर्जा संसाधनों में आता है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, कोयला 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला और उसके बाद पीट कोयला होता है, ठीक है, याद रखना। और इसका विभाजन देखा जाए तो महत्वपूर्ण या कार्बन के आधार पर देखा जाता है कोयला में। जैसे 80 से 85% होता है एंथ्रेसाइड में कार्बन, और बिटुमिनस में उससे कम होता है, जो होता है 70 से 80% के करीब, और लिग्नाइट में और कम होता है 40 से 45%। लेकिन जो ये पीट कोयला होता है इसमें सबसे कम होता है, यानी 40% से भी कम कार्बन होता है। और इसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो धुएँ की या राख की होती है, ठीक है, याद रखना।
ठीक है। भारत में अधिकांश कोयला जो पाया जाता है गोंडवाना शैलों में पाया जाता है तकरीबन 98%। और इसी प्रकार धारवाड़ कुड़प्पा तंत्र में भारत के प्रमुख धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो दो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो तो सर्वाधिक धारवाड़ और कुड़प्पा तंत्र में पाए जाते हैं, और गोंडवाना में पाया जाता है कोयला, याद रखना। जैसे इन खनिजों में लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि इस तरह के प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा और देखा जाए तो अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि ये कुड़प्पा एवं ऊपरी विंध्यन तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो धारवाड़ में और इसमें पाए जाते हैं ये धात्विक खनिजों में तो लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज। और अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। अब खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कि रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, किस प्रकार से? रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। याद रखना, खनिज दो प्रकार के होते हैं रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर। पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक, याद रखना। और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, याद रखना, धातुएं कठोर होती हैं और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, याद रखना। और पुनः धात्विक खनिजों को भी लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। जो धातुएं होती हैं उनको भी फिर दोबारा दो भागों में बांट देते हैं, एक तो लोह धात्विक और एक अलोह धात्विक। लोह धात्विक मतलब जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और अलोह धात्विक जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। अधात्विक खनिज कार्बनिक व अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। याद रखना, जो अधात्विक खनिज होते हैं ये अधात्विक खनिज होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कार्बन भी पाया जाता है और इसमें कार्बन भी नहीं पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक प्रकार में खनिज देखा जाए तो जैसे कार्बनिक प्रकार में खनिज ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि इस प्रकार से पाए जाते हैं, इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और जो अकार्बनिक होते हैं इसमें अब्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये अलोह प्रकार के तो होते ही हैं, और इसमें भी अकार्बनिक होते हैं जैसे अब्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। और कार्बनिक होते हैं पेट्रोलियम, कोयला। ये अब ये देखो, ये इसमें अलग अलग विभाजन दिया हुआ है खनिजों का। एक साइड में लिखा हुआ है धात्विक, एक साइड में अधात्विक। और धात्विक को भी फिर दो भागों में बांट दिया है इन्होंने, लोह और अलोह में। जैसे धात्विक में देखो, सबसे पहले लोहे में लोह अयस्क होता है सबसे पहले, फिर मैग्नीज में भी लोह अंश पाए जाता है, क्रोमियम इसमें भी लोहा पाया जाता है, निकेल में भी, कोबाल्ट और टंगस्टन। अलोह तांबे में लोहा नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम में नहीं पाया जाता है, टिन में नहीं, सीसा, चांदी, प्लेटिनम। ये धातु तो वो धात्विक तो खनिज हैं लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसी वजह से इन्हें अलोह कहते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी और प्लेटिनम। और जबकि लोह कहते हैं, लोह धात्विक जो होते हैं, लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन। और इसके अलावा दूसरा भाग होता है अधात्विक खनिजों का। अधात्विक में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अब्रक, जिप्सम और गंधक। याद रखना, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक, जिप्सम और गंधक। ठीक है, याद रखना अच्छे से। सबसे चमकीला होता है हीरा और ये कठोर भी होता है। खनिज पेटियों में देखो, खनिज पेटियां क्या कहलाती हैं कि भारत में अधिकांश खनिज पेटी यानी भारत में अधिक खनिज संपदा का संकेंद्रण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में है। जो खनिज पेटियां पाई जाती हैं वो अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में। और इस पठारी भाग में खनिजों के वितरण हेतु खनिज संपदा की कई पेटियों को चिन्हित किया गया है। यानी इस पठारी भाग में भी खनिज
खनिजों के वितरण के आधार पर खनिज संपदा की कई पेटियों को चिन्हित किया गया है और ये पेटियां आपके सामने हैं। जैसे इसमें प्रमुख पेटी है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, याद रखना, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। उसके बाद है फिर मध्यवर्ती पेटी, उसके बाद फिर उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी, और दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब इसमें सबसे पहले देखो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को, यानी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार छोटा नागपुर के, देखो समझते हैं इसे, उत्तर पूर्वी पठार की क्षेत्र की जो पेटी है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र, यानी झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा तक है। यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा तक है। और खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, याद रखना। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है इसमें सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं भारत में, और इसी को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को कहा जाता है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, याद रखना क्या कहलाता है ये? मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संसाधनों का विकास होने के कारण लोह अयस्क, तांबा, अभ्रक, मैग्नीज एवं कोयला आदि खनिज संसाधनों की सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। याद रखना यहाँ पर गोंडवाना का भी विकास है, धारवाड़ का भी विकास है। इस वजह से लोह अयस्क, तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और कुड़प्पा संरचना का विकास होने के कारण यहाँ चूना पत्थर के भी निक्षेप मिले हैं, याद रखना। यहाँ पर कुड़प्पा संरचना का विकास है, इस वजह से यहाँ चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर किस जगह पर पाए जाते हैं, किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो याद रखना कुड़प्पा संरचनाओं में ये चूना पत्थर पाया जाता है। और छोटा नागपुर पठार में लोह अयस्क एवं कोयला की उपलब्धता के कारण ही, यानी छोटा नागपुर पठार में लोह अयस्क एवं कोयले की उपलब्धता के कारण ही यहाँ लोह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी छोटा नागपुर पठार में लोह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं, याद रखना इसी वजह से। और छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, याद रखना, भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। जो जर्मनी में रूर क्षेत्र है ना, उसी की संज्ञा इस छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र को दी जाती है, याद रखना। अब आगे देखते हैं मध्यवर्ती पेटी को, मिडल बेल्ट को देखते हैं। यानी मिडल बेल्ट किसे कहते हैं ये जानते हैं आपके सामने कि मध्यवर्ती पेटी का विस्तार मध्य प्रदेश, यानी मध्यवर्ती पेटी जो है इसका विस्तार कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्रमुख रूप से इसका विस्तार हुआ है, ठीक है, याद रखना। खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखना। जैसे उत्तर पूर्वी भाग हो गया सर्वाधिक विकास, तो उसी पर उत्तर पूर्वी पठारी पेटी पर, और उसके बाद ये मध्यवर्ती। और यहाँ लोह अयस्क, कोयला एवं तांबे के भंडार मिलते हैं। और यहाँ पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण खनिज उद्योग का विकास हुआ है, लेकिन आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण यहाँ खनिज संसाधनों पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। याद रखना इंडिया में अधिकतर आधारभूत संरचनाओं की कमी ही है, इसी वजह से थोड़ा विकास जो है ना वो मंद गति से हुआ है, जितना होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाया है। अभी सुधार हो रहा है और और आवश्यकता है और होता रहेगा। तो हम सोच सकते हैं कि निकट भविष्य में जो है यहाँ पर जो विकास होने वाला है वो अच्छा ही होगा आगे चल करके। उत्तर पूर्वी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी के बारे में देखते हैं अब। उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बेल्ट और अरावली रीजन बेल्ट। इस पेटी के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
याद रखना, ये उत्तर पश्चिमी जो पेटी है इसमें गुजरात और राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा तो अरावली जो पर्वतमाला है वो जयपुर के पास से राजस्थान से होकर के दिल्ली तक जाती है और गुजरात तक, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर धारवाड़ एवं कुड़प्पा संरचना का विकास होने के कारण धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के संसाधनों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। यानी अरावली पर्वतमाला जो है इसमें धारवाड़ एवं कुड़प्पा दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास हुआ है, याद रखना। और यह क्षेत्र तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी यहाँ खनन उद्योग का सीमित स्तर पर विकास हुआ है, याद रखना। अब इसके बाद दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी को देख लो। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी, इस पेटी के अंतर्गत गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। यानी इस पेटी के अंतर्गत गोवा के क्षेत्र को, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र को तथा तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र को शामिल किया जाता है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी में। बताओ, जो भारत का पश्चिमी घाट है या पश्चिमी क्षेत्र है उसको किस तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार या कोरोमंडल? बताओ किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को। अब देखो इसमें आगे, खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किंतु इस पट्टी में उत्तर पूर्व पेटी की भांति विविधता खनिज संसाधनों का विकास नहीं हो पाया है, याद रखना। और यहाँ पर धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण धात्विक खनिज संसाधन यानी लौह अयस्क का सर्वाधिक विकास है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र के बारे में देखो कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र के बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र में कुंद्रेमुख तथा गोवा लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र में कुंद्रेमुख तथा गोवा और लौह अयस्क के गोहा में लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, याद रखना। और केरल में मोनोजाइट और थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, याद रखना। केरल में जो है मोनोजाइट और थोरियम के भंडार केरल में पाए जाते हैं। अब आगे देख लो इसमें खनिज, प्रमुख खनिजों के बारे में। जैसे लौह अयस्क के बारे में देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, इन देखा जाए तो इन 7-8 राज्यों में भारत के कुल भंडार का यानी लौह अयस्क के भंडार का 95% पाया जाता है, याद रखना। अब ये भारत में प्रमुख 4 प्रकार के जो लौह अयस्क पाए जाते हैं उसके बारे में देख लो कि जैसे ये 4 प्रकार के लौह अयस्क जो हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। और इसमें भी जो सबसे उत्तम किस्म का लोहा है वो मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि इसमें लोहे का जो अंश पाया जाता है 72% के करीब पाया जाता है और इसका कलर होता है काला। यानी मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा है, कलर इसका काला होता है और लोहे का अंश इसमें 72% पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर का लोहा होता है इसमें, इसका नाम होता है हेमेटाइट और इसका कलर होता है लाल और लोहे का अंश इसमें 60 से 70% यानी थोड़ा कम पाया जाता है मैग्नेटाइट से। इसके बाद होता है तीसरा लोहा लिमोनाइट, इसका कलर होता है पीला, लगभग 40 से 60% के करीब इसमें लोहा पाया जाता है। चौथा जो लोहा होता है सिडेराइट होता है और इसका कलर भूरा होता है और लगभग 40% तक इसमें लोहा पाया जाता है। यानी इसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अधिक पाई जाती हैं, यानी मिलावट या और पदार्थ इसमें जो पाए जाते हैं वो अधिक पाए जाते हैं और मात्र 40% इसमें लोहा पाया जाता है सिडेराइट में। याद रखना मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट क्रम से याद कर सकते हो, 3-4 बार इसे रिवाइज करना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। कलर को भी उसी हिसाब से रिवाइज कर सकते हो, काला, लाल, पीला, भूरा। काला, लाल, पीला, भूरा। काला, लाल, पीला, भूरा। मेरे साथ बोलो, काला, लाल, पीला, भूरा।
ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से प्रमुख क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले आपके सामने उड़ीसा राज्य के बारे में देख लो। जैसे आपके सामने सबसे पहले इसमें उड़ीसा के बारे में बता दूं कि गुर महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद फिलोरा एक ही जगह, दैतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट, चिमरा, ये उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लौह अयस्क पाए जाते हैं। याद रखना, इसे नोट्स में लिख सकते हो आप, जिससे रिवाइज करोगे बार बार तभी याद होंगे ये, ठीक है। और एक बार और बता देता हूँ, गुर महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट और चिमरा, ये ओडिशा के प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखना। अब आगे आपके सामने है छत्तीसगढ़ के बारे में देखो कि दिल्ली, राजहरा, बेलाडीला, अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर, यानी छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। दिल्ली, राजहरा, बेलाडीला पूछा जाता है, याद कर लेना इसे अच्छे से। बेलाडीला कहाँ पर है खान? ये लौह अयस्क की छत्तीसगढ़ में। अरिंडोगरी, दंतेवाड़ा भी पूछा जा सकता है। बस्तर और बिलासपुर, बस्तर को भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब झारखंड के बारे में देख लो, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, लौह अयस्क, क्या लोहा, ठीक है, याद रखना। झारखंड में नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर, पलामू को याद कर लेना। झारखंड में नोआमुंडी भी पूछी जा सकती है। अब कर्नाटक के बारे में देख लो, कर्नाटक में बेलारी या विजयनगर, यानी कि बेलारी जो है विजयनगर में पड़ती है ये जगह। शिमोगा, चित्रदुर्ग इम्पोर्टेंट है, याद करना। कुंद्रेमुख भी पूछा जा सकता है। बाबा बूदान कर्नाटक में पड़ती हैं, ये तो सिंपल है, याद करना। तुमकुर, बीजापुर भी है, बीजापुर, गोलकोंडा आपने पढ़ा होगा। संदूर, कुंद्रेमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बाबा बूदान, ये सभी कर्नाटक में, याद रखना। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लो, महाराष्ट्र में दो हैं इसमें, रत्नागिरी और चंद्रपुर, यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। तमिलनाडु में देखो नीलगिरी और सेलम, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, ठीक है, तो याद कर सकते हो नीलगिरी और सेलम। आगे फिर आंध्र प्रदेश के बारे में देखो, वारंगल के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किया था वारंगल के लिए किया था, याद रखना। वारंगल आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल, जग्गयापेटा, रमल्ला कोटा, बेलदुर्ती, बेयाराम, अनंतपुर और नेल्लोर, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। आगे फिर गुजरात के बारे में देख लो कि भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, अधिकतर ये नगर लग जाए तो समझ लेना उसका संबंध आपका या तो गुजरात से होगा या फिर राजस्थान से होगा, स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप याद कर सकते हो, पर कॉमन सेंस थोड़ा यूज कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। जैसे भावनगर गुजरात में, नवानगर, पोरबंदर के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। जूनागढ़ भी गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण किया था उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, पता होगा आपको। बड़ोदरा भी पड़ता है, बड़ोदरा जहाँ से इरफान पठान और यूसुफ पठान संबंधित हैं। बड़ोदरा क्रिकेट एकेडमी फेमस है वहाँ की। खंडेश्वर, राजस्थान के बारे में देखो, उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल, ये सभी राजस्थान में पड़ते हैं और यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं, याद रखना। अब तांबे के बारे में देखते हैं कि भारत में तांबा जो है धारवाड़ एवं कुड़प्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाए जाते हैं। यानी जो तांबा है भारत में धारवाड़ और कुड़प्पा की संरचनाओं में पाया जाता है, याद रखना। और ये प्राचीन रवेदार संरचनाएं होती हैं। और भारत में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य हैं, याद रखना।
राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात। राजस्थान है सबसे ज़्यादा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात तांबे के उत्पादन में। याद रखना, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पुरानी धातु भी तांबा है। ठीक है, याद रखना, तांबा तकरीबन 3000 ईसा पूर्व या 3000 BC के करीब। भारत में तांबे का उत्पादन मांग से काफ़ी कम है। याद रखना, भारत में जो है तांबे का उत्पादन मांग से कम होता है, इसी वजह से भारत बड़ी मात्रा में इसका आयात करता है। और भारत मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मेक्सिको इन प्रमुख देशों से इसका आयात करता है। ठीक है, याद रख लेना, तांबे का उत्पादन भारत में कम होता है, इसी वजह से उसका अमेरिका, जापान, कनाडा, जिम्बाब्वे इन देशों से इसका आयात करता है। और इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देख लो तांबे के, कि ये झारखंड में देखते हैं। झारखंड में घाटशिला एक जगह, सुरदा या इसे पूर्वी सिंहभूमि जिला, सोनामाखी, मोसाबनी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना। आपने पढ़ा होगा संथाल विद्रोह कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। याद रख लेना, संथाल विद्रोह झारखंड से संबंधित है। अब राजस्थान के बारे में देखो। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर। आपने ये सभी शब्द पढ़ सुने होंगे, अच्छे से याद भी होंगे शायद, उम्मीद है आपको। राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, ये सभी। ठीक है, राजस्थान के तांबा उत्पादक क्षेत्र हो गए। तो मुझे राजस्थान के बारे में कोई बता सकता है जो यूनेस्को में राजस्थान के 6 दुर्ग जो शामिल हैं उसके नाम बता सकता है? जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी का जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें पूछा गया था ये राजस्थान में शामिल 6 दुर्गों के नाम बताओ, तो बता सकता है कोई? जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ये यूट्यूब पर एक ट्रिक देखी थी तो मैंने उससे याद किए थे ये। जैसे ट्रिक थी वो आपके सामने, जैसे लिख देता हूँ इसमें, सॉरी। ठीक है, तो उसकी ट्रिक मैंने देखी थी यूट्यूब पे कि चीकू, गाजर, देखना आपको भी आसानी से याद हो जाएंगे, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, ये नाम देखे थे मैंने सब्जी और फलों के, तो उसी हिसाब से ट्रिक बना ली थी। जैसे यूनेस्को में 6 जो दुर्ग हैं राजस्थान के, जैसे चाह से बनाया था चित्तौड़गढ़, क्या बनाया था? सॉरी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और कू से बनाया था कुंभलगढ़। और गा से बनाया था गागरोन। और ये जा से क्या बनाया था बताओ? जा से बनाया था जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, याद रखना। आड़ से बनाया था रणथंभौर। और आ से बनाया था आमेर यानी जयपुर। ठीक है, तो याद रखना ये राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं अच्छे से। तो ये राजस्थान के हो गए तांबा उत्पादक क्षेत्र। उसके अलावा अब सिक्किम के देखो, सिक्किम के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं आपके सामने, भूटांग, रोहतक, डेक्यू, गिसनी, सिरबोग और जुगडूम, ये सिक्किम के हो गए। सिक्किम को बता दो आप कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल हुआ था? बता दूं, ये यानी जो असम का सहराज्य बना था ये तो बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना। और आप बता सकते हो मुझे कौन सी साल में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिस साल संविधान 36वां संविधान संशोधन हुआ था? बताओ किस साल को संविधान संशोधन 36वां हुआ था? सिक्किम के हो गए। अब आंध्र प्रदेश के देखो, आंध्र प्रदेश के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर। गुंटूर, कुर्नूल,
नेल्लोर और अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अब मध्य प्रदेश में मलाजखंड क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है या बालाघाट जिले में पड़ता है ये, और बैतूल जिला। ठीक है, ये प्रमुख तांबा। अब मैग्नीज के बारे में देखते हैं कि सिल्वरी ग्रे रंग की कठोर धातु होती है। जो मैग्नीज होती है ये सिल्वरी ग्रे रंग की धातु होती है। ठीक है, किस कलर की होती है? सिल्वरी ग्रे रंग की, जो मुख्य रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है। याद रखना, जो मैग्नीज होती है सिल्वरी ग्रे कलर की होती है और प्रमुख रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है। और इसका उपयोग जो होता है जंगरोधी इस्पात बनाने, यानी जंग जो लगती है लोहे पर उससे रक्षा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और शुष्क बैटरी, रंग एवं कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, रंग एवं कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योग में इसका मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारत मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। याद रखना, भारत में इसका काफ़ी उत्पादन किया जाता है, जिस वजह से भारत इसका निर्यात भी करता है। हालांकि भारत कच्चा मैग्नीज ही निर्यात करता है, यानी भारत में अत्याधुनिक सुविधाओं की या संसाधनों की या टेक्नोलॉजी की कमी है। इस वजह से भारत जो है इसका निर्यात जो करता है कच्चा मैग्नीज ही निर्यात कर पाता है। ठीक है, और इसके प्रमुख अयस्क जो हैं मैग्नीज के पूछा जा सकता है। अब बता दो उसके क्या बोलते हैं, उसके एल्युमिनियम के अयस्क बता दो। बताओ एल्युमिनियम का क्या, जो एल्युमिनियम का अयस्क है उसका नाम बताओ। और मैग्नीज के अयस्कों के बारे में मैं बताता हूँ कि मैग्नीज के अयस्कों में प्रमुख हैं पायरोलूसाइट। क्या है? पायरोलूसाइट, यानी पायरोलूसाइट और साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट। मैग्नीज के 3 अयस्क हैं, याद कर लेना इन्हें अच्छे से। इसे इन तीनों को याद करना, पूछा जा सकता है। पायरोलूसाइट, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट। और एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, याद कर लेना। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, मैग्नीज का पायरोलूसाइट, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट। ठीक है, याद रखना। और ये मैग्नीज का जो उत्पादन है कर्नाटक के बेलारी तथा शिमोगा में, उड़ीसा के क्योंझर व सुंदरगढ़ में, इसके अलावा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर भी मैग्नीज की विशाल पेटी पाई जाती है। और इसका विस्तार महाराष्ट्र के छोटा नागपुर एवं भंडार जो है इसका मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में है। अब मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र देख लो कि ओडिशा में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मैग्नीज उत्पादन के। सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये पूछा जा सकता है कालाहांडी कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ती है ये। गंजाम, कटक, मयूरभंज भी उड़ीसा में। कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर और फूलबांस, कालाहांडी और मयूरभंज और कोरापुट, याद कर लेना। कटक जो है ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। और चावल अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, याद रखना। और विश्व में फिलीपींस मनीला में है चावल का। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लो कि नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, यानी बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़। ठीक है, याद रख लेना। कर्नाटक में बेलारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, शिमोगा। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम और विशाखापत्तनम। ठीक है। तेलंगाना में आदिलाबाद तेलंगाना में। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। और हजारीबाग और धनबाद तीनों प्रमुख हैं, याद कर लेना। गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा, यहाँ पर प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है, याद रखना। और राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है। अब बॉक्साइट के बारे में देख लो। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, बता दिया था मैंने अभी। और इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी व लाल रंग का होता है। यानी जो बॉक्साइड है इसका कलर सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है और लाल होता है। ये जो कलर होता है इसका डिपेंड लोहांश पर करता है, यानी लोहांश की मात्रा के अनुसार ही इसका कलर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लोहा कमती बढ़ती होता है तो उसी हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता रहता है। सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग का होता है ये बॉक्साइट जो होता है। और एल्युमिनियम की मांग में वृद्धि से बॉक्साइट की मांग में भी वृद्धि होती है।
और भारत बॉक्साइट की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, याद रखना। और यह टर्सरी काल की संरचना में पाया जाता है। जैसे टर्सरी काल के बारे में पढ़ा था मैंने सेकंड चैप्टर में, तो उसी काल की संरचनाओं में पाया जाता है, ये याद रखना। और यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों व पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ तटीय भागों में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, उसके अलावा पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में भी पाया जाता है। याद रखना, जो पश्चिमी तट है या पश्चिमी भाग है या भारत का जो तटीय किनारा है पश्चिम का, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्वी किनारा है उसको कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। और यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत, ये तो हो गया। अब भारत में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ओडिशा का कालाहंडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखना। कालाहंडी और कोरापुट जो ज़िले हैं और उड़ीसा के, यहाँ पर सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड के पलामू तथा लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन तो किया जाता है उड़ीसा के कालाहंडी और कोरापुट में, और सर्वोत्तम किस्म का बॉक्साइट पाया जाता है ये पलामू और लोहरदगा झारखंड में, याद रखना। अब इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देख लो। उड़ीसा में कालाहंडी, कोरापुट और बालांगीर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर। झारखंड में रांची, पलामू, दुमका और लोहरदगा में। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा, कोलाबा और पुणे। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, मदुरई और सेलम। मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं बॉक्साइट के। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदान पहाड़ी और बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखना। और यहीं पर जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है बेलगाम में ही होती है, याद रखना। अब्रक के बारे में देख लो। अब्रक एक हल्का खनिज है और यह आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। यानी अब्रक जो है हल्का खनिज है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। जैसे चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं, अच्छे से समझ सकते हो इसे। अब्रक सफ़ेद, काला या हरे रंग का होता है। अब्रक के 3 कलर होते हैं, सफ़ेद, काला और हरा। और सफ़ेद अब्रक के टुकड़े पेगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इसे रूबी अब्रक या मस्कोबिट अब्रक भी कहा जाता है। जो सफ़ेद अब्रक होता है वो पेगमेटाइट आग्नेय चट्टानों से मिलता है, और इसे रूबी अब्रक तथा मस्कोबिट अब्रक भी कहा जाता है। और यह सबसे उत्तम किस्म का होता है। जो सफ़ेद अब्रक होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है, याद रखना। और ये रूबी अब्रक या मस्कोबिट अब्रक भी कहलाता है, और मैग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टान से मिलता है ये। और ये अपनी लचक, पारदर्शिता तथा बिजली एवं गर्मी की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों, बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब्रक का उपयोग जो है बिजली के उपकरणों में, बेतार के तार में, कंप्यूटर, वायुयानों में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व में अब्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में किया जाता है। याद रखना, भारत विश्व का लगभग 80% यानी एकाधिकार है भारत का इसमें, इसके उत्पादन में, अब्रक के में। तो इसका तकरीबन 80% उत्पादन भारत करता है। और इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देख लो कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, कर्नाटक विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूर में प्रमुख रूप से अब्रक पाया जाता है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर में। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा और जमुई में पाया जाता है।
अब चूना पत्थर के बारे में देखो कि चूना पत्थर जो है गोंडवाना को छोड़कर सभी काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है। याद रखना, गोंडवाना में पाया जाता है कोयला, और इसको छोड़ करके सभी अवसादी शैलों में पाया जाता है। याद रखना, चूना पत्थर जो है अवसादी शैलें होती हैं और यह मुख्यतः कुड़प्पा एवं विंध्यन शैलों में पाए जाते हैं। याद रखना, जो ये चूना पत्थर है प्रमुख रूप से कुड़प्पा एवं विंध्यन शैलों में पाया जाता है। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद हैं। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसके सर्वाधिक भंडार हैं। और इसके उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देख लो कि जैसे आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर का सबसे यानी जो उत्पादक क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विशाखापत्तनम, कृष्णा, गुंटूर और कर्नूल हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, सतना, बैतूल, सागर और कटनी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और रायपुर। और राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, नागौर, झुंझुनू और उदयपुर, ये सभी राजस्थान के हैं। गुजरात में बनासकांठा, जूनागढ़, खेड़ा, पंचमहल, साबरकांठा। कर्नाटक में बीजापुर, बेलगाम, शिमोगा और गुलबर्गा। तमिलनाडु में रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई और तंजावुर। अब इसके बाद सोने के बारे में देख लो कि भारत में सोना धारवाड़ संरचना की शैलों एवं नदियों के बालुओं में पाया जाता है। यानी नदियों के बालू में प्लेसन निक्षेप के रूप में पाया जाता है। याद रखना, धारवाड़ संरचनाओं में पाया जाता है। इसके अलावा नदियों के बालू में प्लेसन निक्षेप के रूप में पाया जाता है। और इसके जो उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कर्नाटक में ये कोलार और रायचूर में पाया जाता है प्रमुख रूप से। कोलार की खान जो है भारत में सबसे बड़ी सोना उत्पादन की खान है। याद रखना, इसके अलावा अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में। झारखंड में भी स्वर्णरेखा नदी में पाया जाता है ये। और भारत सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक एवं झारखंड में किया जाता है भारत में। ठीक है, याद रखना, इसके क्षेत्रों के बारे में मैंने बता ही दिया। और भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है। भारत जो है सोने का प्रमुख रूप से आयात करता है, क्योंकि मतलब जो भारत में जितनी इसकी खपत होती है उस हिसाब से भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, जिस वजह से इसका आयात अधिक करता है भारत। ठीक है, और इसका आयात यानी जीडीपी पर अधिक असर करता है। जैसे ये पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, और आपके और भी और क्या बताऊं, और ऐसे ही पदार्थ यानी उसके क्या बोलते हैं, चाइना से जो आयात करता है, तो इस सभी का भारत के जो जीडीपी है उस पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। अगर भारत इसमें संपन्न हो जाए तो मैं कहता हूँ भारत की स्थिति जीडीपी की तकरीबन 30 से 40% सुधर जाएगी। अब देखो, चांदी के बारे में बता दूं कि सामान्य तौर पर चांदी जस्ता, सीसा एवं तांबे वाले उत्पादक क्षेत्रों में मिश्रित रूप से पाई जाती है। यानी चांदी, जस्ता, सीसा एवं तांबा ये मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। चांदी, जस्ता, सीसा एवं तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा एवं तांबा मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। और चांदी के उत्पादक क्षेत्रों में देख लो, कर्नाटक में ये चित्रदुर्ग और रायचूर में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, गुंटूर और कुर्नूल में। राजस्थान में देखें जावर और चित्तौड़गढ़ पूछा जा सकता है। ये जावर जो क्षेत्र है चांदी उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है, अधिक याद कर लेना। और राजस्थान में पड़ता है। अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और चित्रदुर्ग कर्नाटक में। अब राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में चांदी के भंडार मौजूद हैं। याद रखना, और इसके प्रमुख अयस्क, चांदी के जो प्रमुख अयस्क हैं, मैं कहता हूँ आपसे, जैसे मैंने एल्युमिनियम का अयस्क बताया और मैग्नीज का बताया, उसी हिसाब से ये चांदी के अयस्क हैं आपके सामने। तो इन तीनों के अयस्कों को अच्छे से कंठस्थ याद कर लो, प्रॉपर नोट्स में लिखते चलो इन्हें और रिवाइज करते रहना। तो मैं कहता हूँ इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, प्रमुख अयस्क हैं आपके सामने चांदी के: अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट व हॉर्न सिल्वर। अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर ये चांदी के अयस्क हैं।
और चांदी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक राजस्थान में होता है, ठीक है, याद रखना। और उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की जो जस्ता की खानें हैं चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हीरा के बारे में देखते हैं। हीरा के बारे में बता दूं आपको, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप तो हीरा है, याद रखना। और इसका निर्माण जो होता है पृथ्वी के आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से होता है, याद रखना। अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब हीरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना की खान से यह महत्वपूर्ण उत्पादन किया जाता है, याद रखना, पन्ना। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, छत्तीसगढ़ में रायपुर और गरियाबंद, याद रखना। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना प्रदेश से आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, छत्तीसगढ़ रायपुर और गरियाबंद में। और काले हीरे का प्रयोग जो होता है कांच को काटने, चट्टानों में छेद करने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है। जो काला हीरा होता है उसका प्रयोग कांच काटने और चट्टानों में छेद करने के लिए। अब जस्ते के बारे में देख लो कि जस्ता प्राय अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। जस्ते का जो उत्पादन किया जाता है वो अवसादी सेलों से किया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था पहले कि मैग्नीज का उपयोग भी किया जाता है लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, तो उसी प्रकार जस्ते का उपयोग भी किया जाता है इसको लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, ठीक है। और पॉलिश के लिए भी किया जाता है इसका। अब इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बता दूं कि राजस्थान में जहां पर जस्ते का उत्पादन किया जाता है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, रामपुर और आगूचा क्षेत्र प्रमुख हैं। तमिलनाडु में दक्षिणी अरकाट और जम्मू कश्मीर उधमपुर में इसका प्रमुख क्षेत्र है जहां उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान जस्ता उत्पादन व भंडारण की दृष्टि से एकाधिकार रखता है भारत में, याद रखना। भारत में जो है जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है और भंडारण भी इसका सर्वाधिक राजस्थान में है। अब शीशे के बारे में देखो कि शीशा मुख्यतः गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, याद रखना। शीशा गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है और यह प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, याद रखना। शीशा जो है मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है और गैलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है और यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन शैलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन शैलों में, प्री कैम्ब्रियन के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 में, जिसमें भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था उसमें पढ़ाया था कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा यानी महाकल्प हुआ था उसका टाइम पीरियड बताया था मैंने आपको 57 बीसी से, यानी 57 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 4 अरब यानी 80 करोड़ वर्ष के टाइम को प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। तो इसका जो विकास माना जाता है शीशा का, इसका प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन शैली में प्रमुख रूप से पाया जाता है, याद रखना। और जो ये विंध्यन शैली है इसको जो प्री कैम्ब्रियन को 4 भागों में बांटा गया था, जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। विंध्यन में इसमें 4 भागों में सबसे नवीनतम था प्री कैम्ब्रियन का ये विंध्यन जो था, कह सकते हैं विंध्यन भी प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत ही आता है। तो इस हिसाब से इसका शीशे का उत्पादन प्री कैम्ब्रियन की शैलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। और राजस्थान में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्पादन के, जावर, उदयपुर में, याद रखना। जावर में चांदी का भी उत्पादन किया जाता है, याद रखना, पहले ही बताया मैंने। चांदी का उत्पादन जो राजस्थान में किया जाता है जावर में प्रमुख रूप से किया जाता है। कहाँ पहुँच गए हम शीशे पे, अच्छा, जो उदयपुर ज़िले के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और रामपुरा में भी किया जाता है। आगूचा, भीलवाड़ा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में प्रमुख रूप से किया जाता है इसका शीशे का। और इसके उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जावर क्षेत्र में ही की गई है। अब ग्रेफाइट के बारे में देख लो। ग्रेफाइट मुख्य रूप से आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है।
आग्नेय और रूपांतरित, इसे क्रिस्टलीय कार्बन या ब्लैक लेड भी कहते हैं। इसका प्रयोग आपने देखा होगा जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें किया जाता है, और यह कार्बन का एक अपरूप है। याद रखना, इसे क्रिस्टलीय कार्बन व ब्लैक लेड कहा जाता है, और यह कार्बन का अपरूप है। और इसके उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र हैं तमिलनाडु में मदुरई, झारखंड में लातेहार, पलामू, ओडिशा में कालाहंडी, बालांगीर, गंजाम, कोटापुर, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश में बैतूल। बता दिया। इसका पेंसिल में किया जाता है, और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे देखा होगा भारी जल का प्रयोग भी किया जाता है मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है ग्रेफाइट का। और ग्रेनाइट के बारे में बता दूं, ग्रेनाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, और ये ग्रेफाइट याद रखना, इसका प्रयोग कच्ची पेंसिल में, और इसका जो है आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है ये। अब जिप्सम के बारे में देख लो कि जिप्सम जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल चट्टानों में पाया जाता है, और यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड है। कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है ये जिप्सम, और इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट बनाने में किया जाता है। जिप्सम का सीमेंट बनाने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है, और इसके उत्पादक क्षेत्रों में राजस्थान में नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीनगर, सिरमौर, कांगड़ा जिला ये हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर और कांगड़ा, और शिमला महाराष्ट्र में, कोल्हापुर कर्नाटक में, बेलगाम और गुलबर्गा उत्तर प्रदेश में, झांसी और हमीरपुर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और जम्मू कश्मीर में, उरी, बारामूला, डोडा। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। कल की क्लास में ये आपके सामने प्रमुख खनिज संसाधन और उनकी विशेषताओं से पढ़ूंगा, और कल की क्लास में चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लेंगे। तो बताओ क्या समझ में आया, कैसी लगी आज की क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल मिलते हैं फिर चैप्टर 10 के आखिर में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे, ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। और हम बढ़ चलेंगे ये भारत के भूगोल की समाप्ति की तरफ, यानी इसमें 15-16 चैप्टर हैं, तो 4-5 चैप्टर और बच जाएंगे उसके बाद। ठीक है, पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद करूँगा मैं विश्व के भूगोल को स्टार्ट। बाय।